Assalamu alaikum. How are you all? Hope you're doing well. बेटा आज की क्लास में फिजिक्स में हम डिस्कस करने वाले हैं काइनामेटिक्स। हमारा नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 2 न्यू बुक के अकॉर्डिंग इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं काइनामेटिक्स की डेफिनेशन कि ये काइनामेटिक्स क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ काइनामेटिक्स we can say that it is a branch of physics concerned with the motion of objects without reference to the forces which causes the motion, which means काइनामेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्सेस। देखो ध्यान से मेरी बात समझनी है। हम फर्स्ट चैप्टर में फिजिक्स की कुछ डेफिनेशंस पढ़कर आए थे जिसमें हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी मैकेनिक्स। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स क्या पढ़ा था हमने कि मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो ये जो मैकेनिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी चैप्टर 1 में कि मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स जिसमें हम मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, किसी भी फोर्स के रेफरेंस के साथ या रेफरेंस के बगैर। इसी तरह मैकेनिक्स को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो इसी क्लासिकल फिजिक्स में मैकेनिक्स में हमें दो तरह की और ब्रांचेस मिलती हैं, जिसमें एक ब्रांच होती है काइनेमेटिक्स और एक ब्रांच होती है डायनामिक्स, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो काइनेमेटिक्स क्या है, कह रहे हैं इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी किया जाता है विदाउट रेफरेंस टू द फोर्सेस व्हिच कॉजेस द मोशन। कोई भी बॉडी जब हरकत की हालत में या कोई भी ऑब्जेक्ट जो हरकत की हालत में है वो दो तरह से उसके अंदर स्टडी की जा सकती है। एक उसके मोशन को स्टडी करना कि वो कितनी स्पीड से हरकत कर रहा है, कितना एक्सेलरेशन है उसमें, कितनी वेलोसिटी है उसमें। दूसरी क्या चीज स्टडी की जा सकती है उस मूविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर या उस बॉडी के अंदर, कि वो किस वजह से हरकत कर रहा है, वो क्या वजूहात हैं, वो क्या कॉजेज है जिसकी वजह से वो बॉडी हरकत कर रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स की तो काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ किसको स्टडी करते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। उन ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं, उनकी हरकत को स्टडी करते हैं। उसमें फोर्सेस को स्टडी नहीं किया जाता कि जिस फोर्स की वजह से वो हरकत कर रही हैं। उन वजूहात को, उन कॉजेज को हम स्टडी नहीं करते, सिर्फ मोशन को स्टडी करना कहलाता है काइनेमेटिक्स। तो इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि काइनेमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को विदाउट रेफरेंस टू द फोर्सेस। आई होप मेरी ये बात समझ में आ गई होगी सबको। काइनेमेटिक्स में सिर्फ स्टडी किया जाता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो ये जो हम काइनेमेटिक्स की जो बात की है हमने, अभी हमने पढ़ा कि एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। अब इसकी क्या एग्जांपल्स हैं वो जरा एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। जैसे कि सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास अ मूविंग कार। अगर कोई भी गाड़ी हरकत की हालत में है तो अगर मैं वो गाड़ी हरकत जो कर रही है वो कितनी स्पीड से हरकत कर रही है, कितना एक्सेलरेशन है उसके अंदर, कितनी वेलोसिटी है, कितना डिस्टेंस कवर करेगी वगैरह वगैरह, ये सब स्टडी की जा रही है उस कार की मोशन पर, उस कार की हरकत पर। मतलब मैं वो किस वजह से हरकत कर रही है, मैं वो कॉजेस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि एक अगर हरकत करती हुई कार है तो वो कार जो हरकत कर रही है वो कितना फासला तय कर रही है, कितनी स्पीड से हरकत कर रही है, कितना एक्सेलरेशन उसके अंदर पाया जा रहा है। तो मैं सिर्फ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहा हूँ। तो अ मूविंग कार इज अ एग्जांपल ऑफ काइनेमेटिक्स, ओके। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज द रनिंग वाटर इन द रिवर, कि जब किसी भी दरिया में जो पानी बह रहा है वो भी हम पानी की हरकत को अगर स्टडी करें कि वो पानी किस तरह से बह रहा है, कितनी स्पीड है उसकी, कितनी जो है वो कितने इंक्लाइन पे जो है वो कितने एंगल पर जो है वो बहना शुरू कर रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो
ये जो स्टडी कर रहा हूँ मैं पानी की हरकत की, पानी के मोशन की, जिसमें हम उसकी स्पीड को, कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो पानी, वगैरह वगैरह। तो अगर मैं सिर्फ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहा हूँ किसी भी बॉडी की, चाहे वो मूविंग कार हो या पानी हो किसी भी रिवर के अंदर, किसी भी दरिया में, तो उसका मतलब हम फिजिक्स की कौन सी ब्रांच को स्टडी कर रहे होंगे? काइनेमैटिक्स को। आई होप मेरी ये बात सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि काइनेमैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स जिसमें हम स्टडी करते हैं सिर्फ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, जिसमें फोर्स को स्टडी नहीं किया जाता, जिसकी एग्जांपल हम मूविंग कार हो सकती है या रनिंग वाटर इन द रिवर हो सकता है। इसी तरह जैसे हम बात कर रहे हैं मैकेनिक्स की ब्रांच है, मैकेनिक्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है काइनेमैटिक्स के अंदर, तो बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी जो कैटेगरी है हमारे पास मैकेनिक्स की, दैट इज डायनामिक्स। और डायनामिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द कॉजेज ऑफ मोशन, जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं? मोशन की वजूहात को स्टडी करते हैं, जैसे कि फोर्सेस या उससे होने वाले इफेक्ट्स। जैसे मैंने बताया था मैकेनिक्स की डेफिनेशन, अभी मैंने डिस्कस किया आपसे कि मैकेनिक्स हम पढ़कर आए थे कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। और उसी तरीके से हम मैकेनिक्स को फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू टू कैटेगरीज, नंबर 1 काइनेमैटिक्स एंड नंबर 2 डायनामिक्स। तो काइनेमैटिक्स में हम किसको स्टडी कर रहे हैं? सिर्फ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को, कि अगर कोई कार हरकत कर रही है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कितनी स्पीड से हरकत कर रही है, कितना एक्सेलरेशन है उसके अंदर, वगैरह वगैरह। तो ये जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं मोशन को स्टडी कर रहा हूँ, तो वो ब्रांच बन जाती है काइनेमैटिक्स। और डायनामिक्स की डेफिनेशन में क्या होता है कि एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स जिसमें हम कॉजेज ऑफ मोशन, उस हरकत की वजूहात को स्टडी करते हैं। कोई भी बॉडी हरकत करती है किसकी वजह से? फोर्स अप्लाई करने की वजह से। कोई भी बॉडी बगैर किसी फोर्स के हरकत की हालत में नहीं आ सकती अगर वो रेस्ट की हालत में मौजूद है। मेरी ये बात समझ में आ रही है सबको? अगर मैं किसी भी बॉडी को जो रेस्ट की हालत में है उसको अगर मुझे हरकत की हालत में लेकर आना है तो उसके लिए मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? उस पर ऑब्वियसली फोर्स। बगैर फोर्स अप्लाई किए कभी भी वो बॉडी हरकत की हालत में नहीं आ सकती। तो अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ कॉजेज ऑफ मोशन को, कि अगर कोई बॉडी हरकत की हालत में है, मोशन की हालत में है, तो उसकी क्या वजूहात हैं, क्यों वो बॉडी हरकत की हालत में है, तो उसका मतलब मैं फोर्सेस को स्टडी कर रहा हूँ। तो वो कौन सी ब्रांच बन जाएगी? डायनामिक्स। मतलब किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में दो तरह की स्टडीज हो सकती हैं, एक या तो सिर्फ उसके मोशन को स्टडी करना, या दूसरा उसकी मोशन की वजूहात को स्टडी करना। अगर मैं सिर्फ मोशन को स्टडी कर रहा हूं, दैट्स मीन दिस ब्रांच इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। और अगर मैं कॉजेज ऑफ मोशन मींस फोर्सेस को स्टडी कर रहा हूं, उस मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होने वाली तमाम फोर्सेस को, तो इसका मतलब फिर वो ब्रांच कौन सी ब्रांच बन जाएगी? डायनामिक्स। क्या मेरी ये बात सबको अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है? गुड। सो अब डायनामिक्स की क्या एग्जांपल हो सकती हैं? जैसे कि पुश और पुल। किसी भी बॉडी को हरकत करवाने के लिए जब हम उसको पुश करेंगे या पुल करेंगे तो ऑब्वियसली वो मोशन की हालत में आएगी, धक्का लगाएंगे या खींचेंगे। दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है? वेट। वेट इज ऑल्सो अ फोर्स। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? इन मूविंग ऑब्जेक्ट्स को, ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, कि अगर किसी भी गाड़ी को धक्का लगाया जा रहा है, उसको पुश किया जा रहा है, तो वो गाड़ी हरकत की हालत में आ रही है। तो मैं यहाँ पर पुश और पुल मतलब फोर्स को स्टडी कर रहा हूँ कि किस वजह से, किस कॉजेस की बिना पर जो है वो बॉडी हरकत की हालत में या मोशन की हालत में आ रही है। तो पुश और पुल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक्स, अगर मैं पुश और पुल को स्टडी कर रहा हूँ या फोर्सेस को स्टडी कर रहा हूँ। और साथ ही जैसे वेट, जब कोई शख्स कोई वेट उठाता है तो उस वेट उठाने के लिए भी ऑब्वियसली वो बॉडी हरकत की हालत में आ रही है, वो वेट हरकत की हालत में आ रहा है, तो उसको अप्लाई, वो हरकत की हालत में क्यों आ रहा है, क्या वजह है? वो फोर्स अप्लाई कर रहा है उस वेट को उठाने के लिए। समझ में आ रही है मेरी बात सबको? ओके जी।
तो जैसा कि अभी हमने काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है और उनकी एग्जाम्पल क्या होती है, इस बात को अभी हमने समझा। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। अब काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क होता है, अब हम इस बात को जरा डिस्कस करते हैं। जो भी हमने समझा वही बातें लिखी जाएंगी। लाइक अगर मैं काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के दरमियान डिफरेंसेस की बात करूं तो सबसे पहली जो डिफरेंस है वो इसका क्या है, डेफिनेशन है। जैसे कि नंबर 1 हमने डेफिनेशन में क्या लिखा, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रिगार्डिंग फोर्स। कि काइनेमेटिक्स, अभी हम समझ कर आए ये बात कि काइनेमेटिक्स क्या होती है, एक ऐसी ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसमें हम डील करते हैं, स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को किसी भी फोर्स को स्टडी किए बगैर, विदाउट रिगार्डिंग फोर्स। ठीक। और इसी तरह से डायनामिक्स की डेफिनेशन क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द कॉजेज ऑफ मोशन। के एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स है जिसमें हम मोशन की कॉजेज को स्टडी करते हैं, व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ मोशन। कि जो बॉडी हरकत कर रही है बेसिकली वो उसकी वजूहात क्या है। ऑब्वियसली फोर्स को स्टडी करना ही कॉजेज ऑफ मोशन कहलाता है। ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है, कह रहे हैं काइनेमेटिक्स में इट इज द स्टडी ऑफ हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। कि ये ऐसी स्टडी है जिसमें हम पढ़ते हैं, क्या स्टडी करते हैं कि हाउ ऑब्जेक्ट मूव, के ऑब्जेक्ट किस तरह से हरकत कर रहे हैं। और डायनामिक्स में क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूव, कि क्यों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, ये स्टडी करना क्या कहलाता है, डायनामिक्स। इस पॉइंट से बहुत अच्छे तरीके से डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स क्लियर हो जाएगा। कोई भी बॉडी जो हरकत की हालत में, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास मौजूद है, तो अगर मैं ये स्टडी कर रहा हूँ कि वो कैसे हरकत कर रहा है, कैसे हरकत करने से मुराद क्या है कि कितनी स्पीड से हरकत कर रहा है, किस डायरेक्शन में हरकत कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से हरकत कर रहा है, कितना एक्सेलरेशन उसमें पाया जा रहा है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो अगर मैं ये सब स्टडी कर रहा हूँ कि वो ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव कर रहा है, तो वो जो ब्रांच है, वो जो स्टडी है, वो क्या कहलाएगी, हमारी काइनेमेटिक्स। और डायनामिक्स का मतलब इट इज द स्टडी ऑफ व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूव, कि ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है। क्यों कर मतलब कि जो ऑब्जेक्ट हरकत की हालत में वो क्यों हरकत कर रहा है। ऑब्वियसली किसी फोर्स को अप्लाई करने की वजह से ही वो हरकत कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली उसमें कॉजेज ऑफ मोशन ही हम स्टडी करते हैं। ओके बेटा, तो अभी हमने क्या समझा, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में डिफरेंस क्या है, कि अगर कोई भी बॉडी हरकत की हालत में है, तो अगर वो हरकत की हालत में किस तरह से है, कितनी स्पीड, कितनी वेलोसिटी, कितनी एक्सेलरेशन से, तो इसका मतलब वो स्टडी कहलाती है काइनेमेटिक्स। और वो क्यों हरकत की हालत में है, किस वजह से हरकत की हालत में है, किस फोर्स की वजह से वो हरकत कर रही है, तो अगर मैं ये स्टडी करूंगा कॉजेज ऑफ मोशन को उस बॉडी के, तो इसका मतलब वो ब्रांच बन जाएगी हमारी डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है, कि काइनेमेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ ऑब्जेक्ट मूव, एंड डायनामिक्स मींस इट इज द स्टडी ऑफ व्हाई ऑब्जेक्ट मूव। बहुत सिंपल है। आई होप काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स क्या होते हैं और उनके दरमियान डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं, ये बात अच्छे तरीके से आप सबको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज रेस्ट। देखिए बेटा, कोई भी बॉडी दो हालतों में पाई जा सकती है। कोई भी बॉडी है, अगर इन सेंस ऑफ फिजिक्स, इन टर्म ऑफ फिजिक्स, तो हम उसको दो हालतों में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। वो दो हालतें कौन सी हो सकती हैं, रेस्ट और मोशन, अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स। क्या मतलब हुआ इस बात का, कि अगर कोई भी बॉडी, आपके सामने जितनी भी बॉडीज मौजूद हैं, अगर आप अपने सराउंडिंग्स में थोड़ा इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको बहुत सारी बॉडीज आपको नजर आ रही होंगी। अब वो बॉडीज सिर्फ दो हालतों में हो सकती हैं, या तो वो रेस्ट की हालत में होंगी, मतलब सुकून की हालत में होंगी, हरकत नहीं कर रही होंगी, या फिर वो मोशन की हालत में होंगी, मींस हरकत कर रही होंगी। तो कोई भी बॉडी दो हालतों में पाई जा सकती है इन सेंस ऑफ मैकेनिक्स, या तो वो हरकत की हालत में हो या फिर वो सुकून की हालत में हो।
तो जो बॉडी सुकून की हालत में होती है, हरकत नहीं कर रही होती, उस बॉडी की जो हालत है, इसको कहते हैं हम रेस्ट। और जो बॉडी हरकत कर रही होगी तो उसमें ऑब्वियसली वो क्या कहलाएगा, मोशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है ऑथेंटिक, उसकी हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेस्ट, इट इज if a body doesn't change its position with respect to its surroundings, then the body is said to be in state of rest. जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी बॉडी दो हालतों में, दो स्टेट्स में हो सकती है, रेस्ट या मोशन। तो रेस्ट की डेफिनेशन क्या होगी, हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी कौन सी हालत में है, रेस्ट की हालत में है। ठीक है, अब इस डेफिनेशन के कुछ टर्म्स को, कुछ वर्ड्स हैं जो इसके अंदर हमें समझने हैं कि अगर कोई भी बॉडी, अ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन, कि अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी रेस्ट की हालत में है। आगे एक और टर्म लिखी है हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, कि अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से। इस बात का मतलब क्या हुआ, देखो अपने आसपास के लिहाज से अगर वो बॉडी हरकत नहीं कर रही तभी वो रेस्ट की हालत में होगी। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स कोई गाड़ी में बैठा है और वो गाड़ी चल रही है, तो ऑब्वियसली अगर कोई शख्स जो है वो बाहर से देखेगा जो गाड़ी में बैठे हुए शख्स को, तो वो बोलेगा कि ये हरकत की हालत में है। ठीक है, लेकिन वो शख्स, वो जो बॉडी है, वो अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से किस हालत में होगा, रेस्ट की हालत में, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो विथ रिस्पेक्ट टू इन सराउंडिंग का जो सेंटेंस है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई, जैसे कि हम जितनी भी बॉडी हैं, अगर आपके टेबल पे कोई बुक रखी है सामने आपके, तो आप बोलोगे कि वो रेस्ट की हालत में है या मोशन की हालत में है। ऑब्वियसली आप कहेंगे कि वो रेस्ट की हालत में है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम ये जितनी भी बॉडीज जो रेस्ट की हालत में है अर्थ पर, तो वो अर्थ तो हरकत ही कर रही है हर वक्त, कंटिन्यूसली मोशन की हालत में है। तो इसलिए यहाँ पर किसी भी बॉडी को रेस्ट की हालत में या मोशन की हालत में एक्सप्लेन करने के लिए ये कहना ज़रूरी है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, के अपने इर्द गिर्द के लिहाज से। अगर कोई भी बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ना कर रही होगी, तो इसका मतलब तभी वो रेस्ट की हालत में है। मेरी ये बात समझ आ रही है सबको अच्छे तरीके से? जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई भी बॉडी या कोई भी बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो बॉडी रेस्ट की हालत में, वो बुक रेस्ट की हालत में, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से। तो ये एक एग्जांपल हो सकती है रेस्ट की हालत की। ठीक है, अब देखिए ध्यान से जरा, अब अगर कोई भी बॉडी मोशन की हालत में है तो हम क्या कह सकते हैं? अगर कोई भी बॉडी मोशन की हालत में है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इफ अ बॉडी कंटिन्यूअसली चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। क्या मतलब हुआ इस बात का? बिल्कुल वही, बिल्कुल रेस्ट के अपोजिट है कि अगर कोई बॉडी कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन को चेंज करे, मुसलसल अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो बॉडी जो है वो हरकत की हालत में मौजूद है। जैसे कि एक गाड़ी कोई भी जो किसी भी रोड पर हरकत कर रही है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि वो गाड़ी जो है वो हरकत की हालत में है, मूव कर रही है, क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रही होगी। अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज करे, तो उसका मतलब हम कहेंगे कि वो बॉडी मोशन की हालत में है। और अगर अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से वो बॉडी अपनी हालत को, अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी रेस्ट की हालत में है। तो कोई भी बॉडी दो हालतों में हो सकती है इन सेंस ऑफ फिजिक्स, या तो वो रेस्ट की हालत में होगी या फिर वो मोशन की हालत में। कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? अगर वो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना कर रही हो, इसका मतलब वो रेस्ट की हालत में है, और अगर मुसलसल कर रही होगी तो इसका मतलब हम कहेंगे कि वो मोशन की हालत में है। जैसे कि आप सब देख रहे होंगे कि आपके आसपास जो है वो कोई फैन चल रहा है,
ये जो फैन चल रहा है वो फैन अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, तभी आप बोलोगे कि वो फैन जो है वो मोशन की हालत में है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। आई होप ये बात अच्छे तरीके से सबको समझ में आ गई होगी। ओके बेटा, तो अब हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि अभी हमने मोशन को स्टडी किया, तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की, कि मोशन की कितनी टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। कह रहे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, कि जो हरकत है वो डिवाइड की जा सकती है 3 कैटेगरीज में। मतलब कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो वो 3 तरह की हो सकती हैं। वो हरकत 3 तरह की हो सकती है किसी भी बॉडी के अंदर। नंबर 1, ट्रांसलेटरी मोशन, जिसमें लीनियर, सर्कुलर और रैंडम तीनों टाइप्स आती हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। नंबर 2, रोटेटरी मोशन। एंड नंबर 3, वाइब्रेटरी मोशन। मीन्स कोई भी बॉडी जब हरकत कर रही होगी, अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रही होगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो वो 3 तरह की हो सकती हैं। या तो हो सकता है वो ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही हो, या तो हो सकता है वो रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रही हो, या फिर हो सकता है वो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रही हो। इन 3 के अलावा कोई भी ऐसी चौथी सिचुएशन नहीं हो सकती, चौथी टाइप या चौथी कैटेगरी नहीं हो सकती जिससे वो बॉडी क्या कर रही होगी, हरकत कर रही होगी। कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है, तो वो इन 3 ही टाइप्स में से, इन 3 ही कैटेगरीज में से कोई एक हो सकती है। ट्रांसलेटरी हो सकती है, रोटेटरी हो सकती है, या वाइब्रेटरी हो सकती है। ठीक है, अब इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन जो कि हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन, बहुत अच्छे तरीके से समझना है सबने। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, वी कैन से दैट motion of a body in which every particle of the body is being displaced by the same amount is called translatory motion. क्या मतलब हुआ इस बात का? कि ऐसी हरकत ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी जिसमें जो मूविंग बॉडी है, जो बॉडी हरकत कर रही है, उस बॉडी का हर एक पार्टिकल डिस्प्लेस हो, हर एक पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो बाय द सेम अमाउंट, सेम मिकदार से, तो उस बॉडी, उस मोशन को क्या कहेंगे हम? ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, अब मेरी इस बात को इस तरह से समझें एग्जांपल से। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी जगह पर, किसी पार्क में वॉक कर रहा हूं, तो मैं ऑब्वियसली हरकत की हालत में हूं। जब मैं वॉक कर रहा हूं किसी भी जगह पर, किसी पार्क पर, तो मेरे वॉक करते वक्त जब मैं हरकत कर रहा हूं, तो ये हरकत कौन सी हरकत कहलाएगी? क्या वॉक करते हुए मेरी बॉडी का हर पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा? या अगर कोई गाड़ी किसी रोड पर जा रही है, तो उस गाड़ी में जितने पार्ट्स मौजूद हैं, जितने पार्टिकल्स मौजूद हैं, हर पार्टिकल जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होगा? ऐसा तो नहीं है कि एक गाड़ी जो है वो किसी रोड पर जा रही है, उसका जो पिछला बम्पर है वो वहीं पर रह गया, गाड़ी पूरी आगे जा रही हो। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। गाड़ी जब चलती है किसी रोड पर, तो उसके अंदर मौजूद एवरी पार्टिकल, ईच पार्टिकल जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होता है। तो कोई भी ऐसी हरकत जिसमें बॉडी जो है, बॉडी के हर पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो, डिस्प्लेस हो रहा हो, तो उस तरह की हरकत को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। और ये ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो फर्दर और 3 कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 1 लीनियर मोशन, नंबर 2 सर्कुलर मोशन, एंड नंबर 3 रैंडम मोशन। मतलब ये तीनों जो टाइप मैंने यहाँ पर लिखी है फर्दर ट्रांसलेटरी मोशन की, लीनियर मोशन हो, सर्कुलर मोशन हो, या रैंडम मोशन हो, इन तीनों मोशंस में, इन तीनों टाइप्स में जो है बॉडी का हर पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होगा, वो पार्टिकल जो है वो डिस्प्लेस हो रहा होगा बाय द सेम अमाउंट। कैसे? जरा उसको देखते हैं। लीनियर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, और रैंडम मोशन क्या होता है, जरा इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर मोशन की। ठीक है बेटा, अब लीनियर मोशन की डेफिनेशन क्या है? कह रहे हैं मोशन
of a body along a straight line is called linear motion. ऐसी हरकत जिसमें कोई भी बॉडी हरकत कर रही हो, मूव कर रही हो along a straight line, एक सीधी लाइन के अंदर, एक सीधे रास्ते पर, एक सीधे पाथ पर, तो उसका मतलब कि हम कहेंगे कि वो बॉडी क्या है, कौन सी मोशन परफॉर्म कर रही है, लीनियर मोशन, जो कि खुद एक टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की. फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ अ पर्सन ऑन अ रोड और अ मोशन ऑफ अ कार और ट्रक ऑन अ रोड. कोई भी शख्स जो है वो एक रोड पर अगर चल रहा है, या कोई गाड़ी या कोई ट्रक जो है वो रोड पर चल रहा है अपनी डायरेक्शन को चेंज किए बगैर स्ट्रेट लाइन में, तो उसका मतलब कि वो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, लीनियर मोशन. लाइक जैसे कि अगर कोई गाड़ी किसी भी स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है, तो उसका मतलब हम कहेंगे कि वो कौन सी हरकत है, क्या टाइप कहलाएगी, वो लीनियर मोशन कहलाएगी. और लीनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन की ही टाइप है, क्योंकि बॉडी का देखो, इस गाड़ी का जो है वो हर पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा होगा बाय द सेम अमाउंट. ऐसा कुछ भी पार्ट, ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं होगा इस गाड़ी का जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हो. हर पार्टिकल जो है वो इस गाड़ी में मौजूद, जो स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है. तो उसका मतलब ये ट्रांसलेटरी मोशन है. और क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, स्ट्रेट लाइन में ये गाड़ी हरकत कर रही है, तो उसका मतलब कि ये कौन सी टाइप की ट्रांसलेटरी मोशन है, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन, जिसमें कोई भी बॉडी हरकत करती है ऑन अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर हो गया सबको ये? नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की, जो कि है सर्कुलर मोशन. नाम से पता चल रहा है सर्कुलर मोशन से मुराद जिसमें कोई भी बॉडी मूव करे ऑन अ सर्कुलर पाथ. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कह रहे मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. एक ऐसी हरकत जिसमें कोई भी बॉडी हरकत करे सर्कुलर पाथ पर, मतलब दायरे की सूरत में, तो उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन. जैसे कि फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट और मून अराउंड द अर्थ. जैसे कि जो सैटेलाइट हमारी अर्थ के इर्द गिर्द घूमते हैं, या जो मून है वो हमारी अर्थ के अराउंड घूमता है, या हमारी अर्थ सूरज के इर्द गिर्द घूमती है. तो ये जो टाइप्स हैं, ये जो एग्जांपल्स हैं, वो क्या हैं, सर्कुलर मोशन के एग्जांपल हैं. जैसे मिसाल के तौर पर अब हमारी अर्थ के अराउंड जो ये मून मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ, तो इसमें जो है ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, एक दायरे की सूरत में हरकत कर रहा है ये मून हमारी अर्थ के इर्द गिर्द. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सी मोशन कहलाएगा, सर्कुलर मोशन कहलाएगा. और ये सर्कुलर मोशन ऑब्वियसली ट्रांसलेटरी मोशन की ही एक टाइप है. क्यों? क्योंकि मून का जो हर पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है. मतलब कुछ ऐसा हिस्सा नहीं है मून का जो एक जगह पर रह जाए और बाकी का मून आगे की तरफ मूव करना शुरू कर दे. तो हर पार्टिकल अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा होगा मून का, तो इसलिए ये कहलाएगा हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन. और क्योंकि ये ट्रांसलेटरी मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं है, एक सर्कुलर पाथ पर हो रहा है, दैट्स मीन कि दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है ऑन अ सर्कुलर पाथ. क्या मेरी ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई सबको? लीनियर मोशन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में हरकत करती है बॉडी और हर पार्टिकल मूव कर रहा होता है. सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, बॉडी का हर पार्टिकल मूव कर रहा होता है, डिस्प्लेस कर रहा होता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं, सर्कुलर पाथ पर. ठीक है बेटा. इसी तरह थर्ड टाइप है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की, रैंडम मोशन. ये रैंडम मोशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कह रहे हैं इररेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये जो इररेगुलर मोशन होता है, इररेगुलर मोशन से मुराद जिसमें कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो, ना ही कभी स्ट्रेट लाइन हो रही हो, ना ही जो है सर्कुलर मोशन हो एग्जैक्टली, तो वो इररेगुलर मोशन कहलाता है. और कोई भी बॉडी जो इररेगुलर मोशन परफॉर्म करती है वो कहलाता है रैंडम मोशन. इररेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन. जैसे फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ बटरफ्लाई. बटरफ्लाई की जो हरकत है वो भी ना ही सर्कुलर होगी ना ही स्ट्रेट डायरेक्शन में होगी, दैट इज कॉल्ड रैंडम मोशन. हाउस फ्लाइज जो मक्खियां होती हैं, उनकी भी जो हरकत है वो ना ही स्ट्रेट डायरेक्शन में होती है ना ही सर्कुलर पाथ पर होती है, तो वो भी क्या है, एक रैंडम मोशन है. डस्ट पार्टिकल जो मूव करते हैं या स्मोक पार्टिकल जो मूव करते हैं ना जिगजैग पाथ, तो वो भी क्या है, रैंडम मोशन है. लाइक दिस स्मोक पार्टिकल जितने भी हैं उनकी जो है ना ही कोई पर्टिकुलर, ना ही कोई रेगुलर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, और ना ही वो पार्टिकल्स स्मोक के सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं. मतलब कि उनका कोई पर्टिकुलर
मूवमेंट नहीं है, पर्टिकुलर मोशन नहीं है, ना ही स्ट्रेट लाइन में ना ही सर्कुलर। स्ट्रेट लाइन में भी हो रहे होंगे, कभी कभी जो है वो सर्कुलर में मूव करना शुरू कर देंगे सर्कुलर पाथ पर। तो कोई भी ऐसी हरकत जो कि इररेगुलर होती है उसको कहा जाता है रैंडम मोशन। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई सबको? तो क्या पढ़ा अभी हमने मोशन की टाइप्स में? सबसे पहली टाइप हम डिस्कस की हमने आज, जो कि ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब जिसमें बॉडी का हर पार्टिकल मूव कर रहा हो, कोई ऐसा पार्टिकल ना हो जो अपनी पोजीशन चेंज ना कर रहा हो, उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। और ये ट्रांसलेटरी मोशन 3 टाइप की हो सकती है, लीनियर, सर्कुलर और रैंडम। लीनियर का मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में हरकत कर रही होगी बॉडी तो लीनियर होगा, सर्कुलर पाथ पर हरकत कर रही होगी तो सर्कुलर मोशन होगा, और अगर ना ही वो स्ट्रेट डायरेक्शन है ना ही सर्कुलर पाथ है, दैट्स मीन कि वो कहलाएगा हमारा रैंडम मोशन। आई होप ये लेक्चर सबको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। फर्दर आगे इसके हम रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।